वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर फोर्थ लेक्चर। हमने थर्ड लेक्चर में इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात की थी। तो इस फोर्थ लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्यों स्टडी करेंगे, इसका आंसर हमें देखना है। तो केमिस्ट्री की पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, वाई केमिस्ट्री इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा, इसलिए उसे कंपलसरी किया गया है। तो क्या इंपॉर्टेंस है भाई हमारे डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री का, तो इसके लिए हम स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री ये टॉपिक देखेंगे। अब स्कोप ऑफ केमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी बेसिक नीड्स क्या है। तो ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड जो है वो तीन है। कौन सी तीन बेसिक नीड्स है? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर। अब इन तीनों फील्ड में केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारी मदद की है, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गया, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया। राजा महाराजाओं से भी हमारी जिंदगी अब अच्छी है। इस तरह से केमिस्ट्री की वजह से हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है और वो पॉजिटिव फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारी बेसिक फर्स्ट नीड है फूड। अब आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रही है, एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं हम इसे। अब ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए इतना सारा अनाज तैयार करना है, लैंड तो बढ़ती नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री की हेल्प की वजह से जितनी भी लैंड हमारे पास है उसी में हमने क्या किया है, क्रॉप के प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। आपने हरित क्रांति ये नाम सुना होगा। हरित क्रांति की वजह से, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम इस ग्रोइंग पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं, आसानी से फीड कर सकते हैं। अकेला एक पंजाब केमिस्ट्री की वजह से पूरे इंडिया को क्या कर सकता है, गेहूं सप्लाई कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है। तो फूड में प्रोडक्शन ऑफ फूड को हमने इंक्रीज कर दिया। प्रोडक्शन ऑफ फूड के लिए हम पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे एक बच्चे को कंप्लीट डाइट मिलना चाहिए, बैलेंस डाइट मिलना चाहिए, इसलिए पेरेंट्स ध्यान देते हैं। और फिर बैलेंस डाइट मिलने के बाद बच्चे का विकास जो है बहुत अच्छी तरह से होता है, और बच्चे का विकास अच्छी तरह से होगा तो उससे काम भी अच्छा होगा, प्रोडक्टिव काम भी अच्छा होगा, बराबर है। तो उसी तरह से फसल अगर अच्छी है तो उसको अनाज भी ज्यादा लगेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा लगेगा, इसलिए हम फसल को माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, ये भी केमिस्ट्री की देन है। फर्टिलाइजर्स हम सप्लाई करते हैं, ये भी केमिस्ट्री की देन है। उसके बाद पेस्टिसाइड्स है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, ये भी केमिस्ट्री की वजह से है। यही नहीं तो अनाज तैयार हो गया, उस अनाज को हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है। तो उसे प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास प्रिजर्वेटिव भी है। उंदीर आहेत, घुशी आहेत, दरवर्षी हजारो टन, लाखो टन अन्नाची नासाडी करतात। हे असं होऊ नये म्हणून आपण त्या अन्नामध्ये, जेव्हा गोदामामध्ये ते अन्न स्टोअर केलं जातं, त्याच्यामध्ये आपण काय टाकतो, प्रिझर्वेटिव्स टाकतो। ते प्रिझर्वेटिव्स टाकल्यामुळे फूड जास्त दिवस टिकते आणि ग्रोइंग पॉप्युलेशनला फीड करू शकतो। तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दीज आर द कंपाउंड्स गिवन बाय केमिस्ट्री। इसलिए इस बेसिक नीड को, जो पहली नीड है हमारी, उसको हमने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है, बराबर है। दूसरी है शेल्टर। अब देखो, आदिम युग में हम गुफाओं में रहते थे, जहां पे ज्यादा कुछ हमें सुविधाएं नहीं, लेकिन आज केमिस्ट्री की वजह से हम अपना जो घर है वो बहुत ही सुंदर तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जो सर्व सुविधा युक्त होता है। आपल्या घरामध्ये त्या सर्व सुविधा आहेत ज्या पहिलेच्या काळच्या राजा महाराजांना सुद्धा भेटत नव्हत्या। आज बघा, एसी चलता है एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर, जो केमिस्ट्री की देन है। कूलिंग उसका होता है एडियाबेटिक प्रोसेस के बेसिस पर। तो आज हमें एसी मिलता है, मतलब हम अकोला की गर्मी में हिमालय की ठंडी महसूस कर सकते हैं, जो राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं होता था। तो शेल्टर, आज हमारे जो घर है बहुत ही पूरी तरह से आधुनिक है, अर्थक्वेक प्रूफ है, बराबर है। उसके बाद हमारे घर में वो सारी सुविधाएं हैं जो केमिस्ट्री ने हमें सप्लाई किया। अब हम घर को कलर कर सकते हैं, बाहर से भी कलर कर सकते हैं, और वो कलर जो है वो वेदर प्रूफ होता है, मतलब समय के साथ वो खराब नहीं होने देता घर को। अंदर से भी हम कलरिंग करते हैं, वो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं। पेंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स, नए नए पेंट्स हैं। आज तो बैक्टीरिया को किल करने वाले भी पेंट्स आ चुके हैं। आपने रणबीर कपूर की वो एडवर्टाइज देखी होंगी। तो ये पेंट्स है। घर को हमने बहुत सारा आधुनिक बनाया है विद द हेल्प ऑफ केमिस्ट्री। जब हम गद्दी पर सोते हैं तो कॉटन के गद्दी पर सोते थे, आज एकदम नरम नरम गाद्या आहेत ज्यांच्यावर आपण अंग टाकल्याबरोबर झोप लागते आपल्याला, तो वो भी केमिकल सब्सटेंस ऐसी है। बटन दबाए इलेक्ट्रिसिटी तैयार, जब चाहे तब हमारे सामने
गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी मिल सकता है। ये जो सब कुछ है शेल्टर में जो हमने मॉडिफिकेशंस किए वो भी केमिस्ट्री की वजह से है। क्लोथ्स, पहिले कॉटन के ही क्लोथ्स पहने जाते थे। खादी ज्याला आपण म्हणतो, खादीमुळे अंगावर काय यायच्या, रॅशेस यायच्या, काही जणांच्या स्किनला ते सूट व्हायचे नाही, काही जण नाजूक असायचे, त्यांच्यामुळे खादीचे कपडे त्यांना घालणं असह्य व्हायचं। पण आता अपन पॉलीमर केमिस्ट्री में खूब सारी मजल मार ली है, बहुत अच्छे अच्छे पॉलीमर्स हमने ढूंढ निकाले, ऐसे तलम कपड़े हमारे पास है जो स्किन फ्रेंडली है, जिसको स्किन को अपाय नहीं होता। तो ऐसे भी हमने क्लोथ्स तैयार किए हैं। वाटरप्रूफ क्लोथ्स है, देखो अनाज है बाहर रखा हुआ है, रखने के लिए घर में जगह नहीं है तो बारिश में वो गीला हो सकता है, वो बारिश में गीला ना हो इसलिए हमारे पास प्लास्टिक का कपड़ा है, क्लोथ्स है। बुलेट प्रूफ क्लोथ्स है, वॉश एंड वेयर क्लोथ्स है। कॉटन के कपड़े को धोने के बाद सूखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अब हम टेरिकॉट के कपड़े को पानी में डालते हैं और बस टांग देते हैं, 15-20 मिनट में वो ड्राई हो जाता है। तो वॉश एंड वेयर टाइप के कपड़े जो है उनको आयरन करने की भी जरूरत नहीं है। कॉटन के कपड़े को बहुत ज़्यादा आयरन करनी पड़ती है, मतलब टाइम भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रही है और फायदा भी ज़्यादा है। तो केमिस्ट्री की वजह से हमने बेसिक नीड्स में बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। हमारे खाने पीने का जो आदत है वो पूरी तरह से बदल गया, शेल्टर हमारे बदल गए, क्लोथ्स भी हमारे बदल गए। अब ग्रोइंग पॉपुलेशन को ना फूड की कमी होती है, ना क्लोथ्स की कमी होती है और ना ही शेल्टर की। आज हमारे पास पक्के मकान है, सीमेंट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री की देन है, बराबर है। ब्रिक्स कैसे बनाए जाते हैं वो केमिस्ट्री की वजह से हमें ब्रिक्स का प्रिपरेशन मालूम है, कैसे तैयार करते हैं अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स। तो ये फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स में केमिस्ट्री ने हमें हेल्प की है, जिसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल टोटली चेंज हो गई। हम अपने आप को अब ऐसा कहते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है पुराने समय के तुलना में। उसके बाद केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, तो ढेर सारे जगह पे केमिस्ट्री यूज़ की जाती है। उनमें से गिने चुने 1-2 फील्ड हम देख लेंगे, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो स्कोप में क्या है, तो पहला पॉइंट है इंजीनियरिंग फील्ड। केमिस्ट्री ने इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे बदलाव किए हैं और वो पॉजिटिव बदलाव है। बहुत सारे मेटल्स हमने एक्सट्रैक्ट किए अर्थ क्रस्ट से। पहले सिर्फ 5 तत्व है ऐसा माना जाता था, मतलब एवरी बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऐसा बोला जाता था, लेकिन आज हमने बहुत सारे एलिमेंट्स ढूंढ लिए और वो भी अर्थ क्रस्ट से। तो इन एलिमेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और मेटल की वजह से हमारी जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आया है। पहले मेटल्स नहीं थे हमारे पास, अब बहुत ज़्यादा मेटल्स है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे मेटल्स आए हैं। तो उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानी आ गई है, ईज आ गया है, बराबर है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे करना है, अर्थ क्रस्ट से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने तक के क्या क्या करना पड़ता है वो सब हमें कौन बताता है, केमिस्ट्री। उसके बाद आयरन है लेकिन वो रस्ट होता है, रस्ट प्रूफ आयरन हम बना सकते हैं, उसको अलॉय में कन्वर्ट करके। स्टेनलेस स्टील ये रस्ट प्रूफ आयरन है, तो हमने मेटल्स को प्रिजर्व करने के लिए अलॉय में कन्वर्ट किया है और अलॉय की जो प्रॉपर्टीज है मेटल से भी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए ये केमिस्ट्री की देन है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे किया जाता, अर्थ क्रस्ट से मेटल को कैसे हासिल किया जाता, वो केमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल हुआ। केमिस्ट्री की वजह से हम मेटल को प्रिजर्व कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अलॉयज, बराबर है। तो ये इंजीनियरिंग फील्ड में एक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है केमिस्ट्री ने। दूसरा एक पॉइंट है फूड इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा बदलाव किए है केमिस्ट्री ने। हाई यील्ड ऑफ फूड तो दिया ही है, हमने ऑलरेडी देखा है, ड्यू टू फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड प्रिजर्वेटिव। अब जो अनाज तैयार किया जाता है उसे हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो चिप्स हम खाते हैं वो चिप्स ऑयल में फ्राई किए जाते हैं। अब ऑयल जो है उस समय के साथ रैंसिड होता है, उसकी टेस्ट बदल जाती है और कैलोरीफिक वैल्यू पर भी बुरा असर पड़ता है। अगर 3-4 दिन के बाद आपने तला हुआ खाना खाया तो आपका पेट खराब हो सकता है। फिर ये चिप्स जो है 3-4 दिन में थोड़ी ना बेचे जाते हैं, कंपनी हजारों टन चिप्स तैयार करती है और हजारों टन चिप्स 3-4 दिन में बेचे नहीं जाते हैं। इनको साल भर तक के लिए प्रिजर्व करते आता हमें। आप देखते हैं कि लेस का जो पैकेट है वो बहुत मोटा दिखता है, अंदर 4-5 ही वेफर्स होते हैं, लेकिन वो बहुत मोटा दिखता है, ऐसा लगता है कि पूरे फैमिली का हो जाएगा, पेट भर जाएगा, लेकिन उसमें निकलते कितना है, 4-5 या 10 पीसेस ही निकलते हैं। फिर इतना मोटा क्यों दिखता है, उसके अंदर हवा होती है। हवा किस लिए भाई? अब ऑयल जो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है
तो ऑयल अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें डबल बॉन्ड्स है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और रैंसिड हो जाता है, उसकी स्मेल भी गंदी आती है और फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है। और ऐसा खाना खाने से हमारे पेट में गड़बड़ी हो सकती है या फिर फूड पॉइजनिंग हो सकता है। तो चिप्स को 12 महीने तक अच्छा रखना है तो हम क्या करते हैं कि चिप्स को, मतलब उसके अंदर के ऑयल को हम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने ही नहीं देते। इसलिए जब हम चिप्स के पैकेट पैक करते हैं तो उसमें इनर्ट गैसेस डालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन डालते हैं। नाइट्रोजन बहुत ही स्टेबल गैस है, इनर्ट गैस के जैसा ही स्टेबल गैस है, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन है तो ऑयल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं होगा, तो चिप्स की लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी। चॉकलेट अगर हम घर पे तैयार करेंगे तो 2-3 दिन के अंदर वो खराब हो जाता है, लेकिन दुकान में तो 6-6 महीने 12-12 महीने वो चॉकलेट रहता है। वो खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि उस चॉकलेट के अंदर क्या डाले रहते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले रहते हैं। तो फूड की क्वालिटी भी हमने एनहांस की है और उसके लाइफ को भी, सेल्फ लाइफ को भी हमने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। जो अनाज 3-4 दिन तक अच्छा रहने वाला था, अब वो क्या हो गया, साल भर तक अच्छा रह सकता है। फ्रिज भी जो है हमारे घर में हम उसे यूज करते हैं, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज पर ही अमल करता है। उसमें जो कूलिंग सिस्टम है वो केमिस्ट्री पर ही चलती है। तो हम उसमें भी दूध रखते हैं, 3-4 दिन तक अच्छा रहता है। उसमें सब्जियां रखते हैं, वो भी 10-15 दिन तक अच्छी रह सकती है। तो हमने सेल्फ लाईफ, कपाटामधलं आयुष्य जे आहे वस्तूंचं ते वाढवलं बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। तो हाई यील्ड ऑफ केमिस्ट्री, हाई यील्ड ऑफ फूड के लिए केमिस्ट्री तो इंपॉर्टेंट है ही। फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, प्रिजर्वेटिव्स है, केमिकल कंपाउंड्स है, और उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए भी हम उसमें अलग अलग पदार्थ डालते हैं। जैसे कि हमारी माँ जब अचार तैयार करती है तो उसमें ढेर सारा नमक डालती है, ढेर सारा नमक डालती है, बहुत ही खारा बना देती है उसको। क्यों? क्योंकि नमक की वजह से वो प्रिजर्व हो जाता है। साखरांबा झाला, त्याच्यामध्ये खूप सारी साखर टाकल्या जाते का, त्याला प्रिझर्व करण्यासाठी। तो ॲडिशन ऑफ शुगर, ॲडिशन ऑफ सॉल्ट, ये भी एक प्रिजर्वेशन का ही मेथड है। ममीज तैयार की जाती है, वो तो नॉलेज हमारे पास अब नहीं रहा, लेकिन उन लोगों के पास 2-2.5 हज़ार साल पहले उन लोगों के पास प्रिजर्वेशन ऑफ बॉडी का ऐसा नॉलेज था कि उस वजह से वो 10-10 हज़ार साल तक बॉडीज को अच्छे से प्रिजर्व कर सकते थे, वो भी केमिस्ट्री के बेसिस पर। लेकिन वो केमिस्ट्री आज हमें मालूम नहीं है। आपको अचरज की बात होगी कि हमारे इंडियंस को रस्ट प्रूफ आयरन बनाने की कला अवगत थी 1000 साल 2000 साल पहले। आज हमें रस्ट प्रूफ आयरन बनाते नहीं आता। हम कुछ भी करेंगे तो रस्ट प्रूफ आयरन आज भी हमें बनाते नहीं आता, लेकिन हमारे पूर्वज जो है उनको केमिस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज था और उन्होंने रस्ट प्रूफ आयरन बनाया। और उसका एग्जाम्पल है दिल्ली का अशोक स्तंभ। वो आज भी रस्ट नहीं हुआ है, 1200 साल से खड़ा है वो, लेकिन रस्ट नहीं हुआ है। ये आश्चर्य की बात है। तो हमारे से ज़्यादा हमारे जो पूर्वज थे उनको केमिस्ट्री का नॉलेज ज़्यादा था, ऐसा हमें लगता है कभी कभी। उसके बाद है ड्रग्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये ड्रग्स जो किताब में दिए हैं उनके नाम भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब हमारी जो हेल्थ है उसको मेंटेन करना है। हम बहुत बार बीमार गिरते हैं और बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हम अलग अलग केमिकल्स को ही क्या करते हैं, खाते हैं, केमिकल्स का ही इंटेक करते हैं। सर्दी झाली, पडसा झाला, आपण गोळ्या खातो। कोणती बीमारी झाली तर आपण गोळ्या घेतो, औषधी घेतो। और जान बचाने वाली ड्रग्स भी है कुछ। तो केमिस्ट्री की वजह से हमें नए नए ड्रग्स पता चले और नए नए ड्रग्स की वजह से हमने जानलेवा बीमारियों पर कंट्रोल पा लिया है। जैसे पोलियो, पहले बहुत सारे बच्चों को होता था, लेकिन आज 1 साल में एक भी बच्चों को पोलियो नहीं होता, क्योंकि पोलियो ना हो इसके लिए हम पोलियो की क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं, ज्याला आपण पोलियोची लस म्हणतो, 2 बूंद जिंदगी के। उसकी वजह से किसी को पोलियो नहीं होता, मतलब जान बचाने वाला है ये। तो पोलियोची लस झाली, कांजण्याची लस झाली, अशा वेगवेगळे आपण वॅक्सिनेशन्स घेतो, त्याच्यामुळे आपलं बर्थ रेट वाढलेला आहे, मरण्याचं प्रमाण कमी झालेलं आहे। तो ये केमिकल्स ही है और इन केमिकल्स की वजह से, जिन्हें हम ड्रग्स कहते हैं, हमारी लाइफ आसान हो गई है। बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों को हमने टोटली खत्म कर दिया है। अब देखो कोरोना का माहौल चल रहा, इस पर मेडिसिन नहीं मिल रही तो देखो कितना प्रॉब्लम होगा। कल जाके इस पर मेडिसिन मिलेगी, मेडिसिन यानी मैटर ही होगा, मैटर यानी केमिस्ट्री का ही पार्ट होगा वो, तो उसकी वजह से हमें राहत मिलेगी। जानलेवा बीमारी से हमें राहत मिलती है, उसमें भी केमिस्ट्री ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो ड्रग्स सेक्टर में भी केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको किताब में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। एल डोपामाइन एक ड्रग है जो पार्किन्सन डिसीज के अगेंस्ट काम करती है। लकवा मारणे किंवा एखादा बॉडी पार्ट आपला कामातून जातो
त्याला पार्किन्सन डिसीज म्हटलं जातं. तर तिथं आपण एल डोपामाइन ही ड्रग्ज जर घेतली तर आपल्याला त्यामधून काय मिळू शकतो, रिलीफ मिळू शकतो, आपण दुरुस्त होऊ शकतो. तो एल डोपामाइन ड्रग इज यूज अगेन पार्किन्संस डिसीज. आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग जो है डायबिटीज से ग्रस्त है. डायबिटीज बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. तो ये डायबिटीज को हम मिटा तो नहीं सकते, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकते हैं. और उसको कंट्रोल करने के लिए हमने सिंथेटिक इंसुलिन बनाया है. हमारे बॉडी में पैनक्रियाज रहते हैं और वो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमने कितना भी मीठा खाया, कितना भी शुगर खाया, तो ब्लड में पूरा मिक्स नहीं होता. शुगर ऑफ ब्लड शुगर को क्या करता है, इंसुलिन कंट्रोल करता है. लेकिन डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन तैयार नहीं होता, और इंसुलिन तैयार नहीं होगा तो उनकी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा. इसलिए उन्हें ऊपर से एडिशनली इंसुलिन की इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं. सोचो कि वो इंसुलिन की इंजेक्शन ना होते तो क्या डायबिटिक पेशेंट जी पाते? क्या उनकी लाइफ हमारे जैसी नॉर्मल होती? नहीं. तो इंसुलिन ये भी एक जानलेवा बीमारी से हमें मुक्ति देता है. तो इंसुलिन किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है? डायबिटीज. तो सिंथेटिक इंसुलिन है, जैसे हमारे बॉडी में बनता है वैसे हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं. अब इंसुलिन को हम लैब में प्रिपेयर करना सीख गए तो डायबिटीज को हमने हराना भी शुरू कर दिया है. सिसप्लैटिन एंड टैक्सोल ये ड्रग्स जो है, सिसप्लैटिन प्लैटिनम से बनी हुई ड्रग्स है. तो ये सिसप्लैटिन एंड टैक्सोल ड्रग जो है वो कैंसर से हमें राहत देती है, कैंसर के अगेंस्ट काम करती है. कैंसर आपको मालूम है कि जानलेवा बीमारी है, लेकिन ये ड्रग्स की डिस्कवरी की वजह से हम कैंसर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं. कैंसर, पहले कैंसर बोलने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाते थे लोग, लेकिन आज डरते नहीं है क्योंकि उस पर रिमेडियल मेडिसिन उपलब्ध है. इसलिए उसके बाद है एजिडोथायमिडिन. आपने एड्स का नाम सुना होगा. एक समय ऐसा था कि एड्स के नाम से लोग बहुत डरते थे, लेकिन इस एड्स को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं और एड्स वाला पेशेंट भी नॉर्मल लाइफ जी सकता है. और किसकी वजह से? एजिडोथायमिडिन ड्रग की वजह से. तो एजिडोथायमिडिन है क्या भाई? एक केमिकल कंपाउंड है. इस केमिकल कंपाउंड की वजह से एड्स के पेशेंट को राहत मिली है, ये भी एक फायदा है. उसके बाद है स्वाइन फ्लू का नाम सुना है आपने. स्वाइन फ्लू ये जानलेवा बीमारी थी, लेकिन अब नहीं रही. अब जानलेवा नहीं रही वो, क्योंकि उसके ऊपर मेडिसिन मिल गया हमें. टैमीफ्लू की एक गोली खाओ, आपको स्वाइन फ्लू नहीं होगा. मतलब कितना आसान है. टैमीफ्लू आपको मतलब एक बार खा लिया आपने एक गोली तो आपको स्वाइन फ्लू नहीं होगा. तो ये मेडिसिन हम ढूंढते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जानलेवा बीमारी को हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, जानलेवा बीमारी को नष्ट करते जा रहे हैं. आने वाली पीढ़ी को बीमारियां नहीं होगी. बराबर है. तो ऐसे ड्रग्स में बहुत सारे हमने केमिकल कंपाउंड्स ढूंढ निकाले जो हमें हेल्दी रखने के लिए काम करते हैं, बीमारी से मुक्ति देने के लिए काम करते हैं. तो ये 2-4 नाम ही आपको लर्न करने हैं एज एग्जाम्पल, ज़्यादा हमें डिटेल में इसके जाना नहीं है. बराबर है. एक चैप्टर भी है हमें ड्रग्स के लिए केमिस्ट्री 2 में, जो आपको सर सिखाएंगे. तो ये ड्रग हो गया. तो स्कोप में हमने पहला फील्ड देखा था इंजीनियरिंग फील्ड. मेटल को एक्सट्रैक्ट करना अर्थ क्रस्ट से, केमिस्ट्री मदद करती है. प्रिपरेशन ऑफ अलॉयज, केमिस्ट्री मदद करती है. फूड, इस फील्ड में भी, फूड इंडस्ट्री में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज किए जाते हैं, वो भी केमिस्ट्री की देन है. उसके बाद ड्रग्स, तो पूरा का पूरा ड्रग्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इस नाम से जाना जाता है. फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, स्कोप वाली ब्रांच है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रांच है वो. अगर आप आगे जाके फार्मा मतलब बी फार्मेसी अगर करते हैं तो आपको भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कोप मिल सकते हैं, अच्छा जॉब मिल सकता है. तो ये ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ब्रांच ही अलग ही है और वो हमें जानलेवा बीमारियों से बचाती है. तो ये 2-4 नाम आपको दिए हैं, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. उसके बाद एनर्जी. देखो, पहले हम एनर्जी कोयले से हासिल करते थे, आज हमारे पास पेट्रोल है, केरोसिन है. नए नए सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम ढूंढते जा रहे हैं. आज हमारे पास रिचार्जेबल सेल आ गई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आ गई. मतलब जैसे जैसे दुनिया में कोयला तो खत्म होने वाला है एक दिन, पेट्रोल केरोसिन भी खत्म होने वाला है, तो फिर एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड रहना पड़ेगा? तो इसलिए आप लोगों को एनर्जी के नए नए सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे. इसलिए आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है. जो हम रिचार्जेबल सेल तैयार करते हैं वो केमिकल से ही बनते हैं, क्योंकि सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आप केमिकल्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो. तो हमें अब बहुत सारे नए नए एनर्जी के सोर्सेस मालूम पड़ गए. रिचार्जेबल सेल है, जैसे कि अपना लेड एक्यूमुलेटर है, उसके बाद लैक्लांचस सेल है, उसके बाद फ्यूल सेल्स है,
ढेर सारी सेल्स वहां पे हैं जो केमिस्ट्री की बदौलत हमें मिली है, तो हम एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ स्ट्रगल कर सकते हैं। बराबर है। तो एनर्जी की जो कमी आने वाली है फ्यूचर में, उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं। आगे चल के आपको भी एनर्जी के सोर्सेस नए नए ढूंढने पड़ेंगे। जैसे सन इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा बोलते हैं। विंड एनर्जी है, देखो आज हम विंड एनर्जी की तरफ मुड़ रहे हैं, सोलर एनर्जी की तरफ मुड़ रहे हैं। कल जाके आप कुछ नया एनर्जी का सोर्स इन्वेंट करेंगे तो उसके तरफ भी हमें मुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पारंपरिक सोर्सेस जे आहेत ते काय होतील, हळूहळू कमी होत जातील. कोळसा कमी होत चालला, पेट्रोल कमी होत चाललं, तर आपल्याला नवीन नवीन सोर्सेस डिस्कवर करावे लागतील. तो वहां पे भी केमिस्ट्री ने हमें बहुत सारी हेल्प की है. एंड लास्ट टाइम मटेरियल्स, केमिस्ट्री ने नए नए मटेरियल्स ढूंढ निकाले हैं जो बहुत ज्यादा फायदेमंद है. जैसे कि प्लास्टिक, देखो आज हमारे घर में पूरा का पूरा जो लोहे का फर्नीचर था वो हमने रिप्लेस कर दिया प्लास्टिक के फर्नीचर से. आकर्षक भी है, मजबूत भी है, टिकाऊ भी है और सस्ता भी है. लोहे के फर्नीचर के तुलना में प्लास्टिक का फर्नीचर ज्यादा अट्रैक्टिव है, सस्ता है और टिकाऊ भी है. तो बहुत सारे लोहे के फर्नीचर को हमने प्लास्टिक से रिपेल किया है. पहले पेन भी मेटल से बनते थे, आज सारे के सारे पेन प्लास्टिक से बने, मतलब मेटल अपना बाकी बच गया जिसको हम कहीं और जगह पे यूज कर सकते हैं. तो प्लास्टिक एक मटेरियल है जिसकी वजह से हमने मेटल्स को रिप्लेस किया है. बराबर है. सोचो प्लास्टिक ना होता तो कंडक्टिंग वायर्स ओपन होते, और ओपन होते तो उनको धक्का लगने के बाद हमें करंट लग जाता, मरने के पूरे चांस. लेकिन आज प्लास्टिक कोटेड वायर्स हैं, मतलब वो हाथ में भी पकड़ लेते हैं, हमें करंट नहीं लगेगा. मतलब प्लास्टिक का एक एप्लीकेशन है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है. कुकर हम यूज करते हैं, उसका भी हैंडल प्लास्टिक का होता है. सोचो प्लास्टिक ना होता तो मेटल का ही हैंडल होता, और मेटल के हैंडल को हम हाथ लगा सकते थे? नहीं. इतनी बारीक बारीक चीजों का भी केमिस्ट्री ख्याल रखती है. बराबर है. तो प्लास्टिक एक नई देन है केमिस्ट्री की जो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गई. लेकिन आज हमने टू मच प्लास्टिक यूज करना शुरू किया, इसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रहा है, ये भी एक बात है. बराबर है. दूसरा है पॉलीमर्स. हमने नए नए पॉलीमर्स ढूंढ निकाले, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी ढूंढ निकाले. प्लास्टिक का प्रॉब्लम हमारे ध्यान में आया कि ये साला क्या होता है, डिकम्पोज होता ही नहीं है. 400 साल के बाद इसकी डिकम्पोजिशन की प्रोसेस शुरू होती है और 1000 साल के बाद खत्म होती है. 10-10 हजार साल लग सकते हैं इसको डिकम्पोज करने के लिए. तो प्लास्टिक के पोल्यूशन को अवॉइड करने के लिए हमने केमिस्ट्री की जो बदौलत ऐसे पॉलीमर्स ढूंढ निकाले जो बायोडिग्रेडेबल है. उसका एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको. स्टिचेस लगवाते हैं हम, स्टिचेस लगवाने के वक्त जो तकलीफ होती है वो अलग से, और निकालने के वक्त जो तकलीफ होती है वो भी अलग से. मतलब पेशेंट स्टिचेस लगाने के बाद स्टिचेस निकालने के बारे में सोचता भी नहीं, रहने दो बोलते अच्छा है, लेकिन वो निकालने पड़ेंगे. कॉटन के अगर हम स्टिचेस देंगे तो कॉटन के फाइबर जो है वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करते हैं, और जहां पे मॉइस्चर है, पानी है, वहां पे जीव जंतु पनपते हैं. तो कॉटन के स्टिचेस देंगे तो वो खराब होंगे और हमारे ऊन को भी खराब करेंगे. इसलिए हमने नायलॉन के स्टिचेस का इस्तेमाल किया. पहले नायलॉन के स्टिचेस खराब नहीं होते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको निकालना पड़ता है, और जब हम उसको निकालते हैं तो दर्द होता है वो अलग. लेकिन हमने ये भी प्रॉब्लम सॉल्व किया. अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के स्टिचेस देते हैं. एक बार लगा दिए कि अपने आप बॉडी में क्या हो जाते हैं, गल जाते हैं, उनको निकालने की जरूरत नहीं है. नहीं तो आप सुनो, पेट काट दिया, अंदर इंटेस्टाइन को स्टिच किया ऑपरेशन करके, फिर ऊपर से स्किन को स्टिच किया, और 15 दिन के बाद वापस से इंटेस्टाइन के जो हमारे स्टिचेस है वो निकालना है, तो डबल पेट काटो, डबल तकलीफ दे दो. तो ये डबल तकलीफ का काम नहीं है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की वजह से. बराबर है. बुलेट प्रूफ पॉलीमर्स हमारे पास है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है. ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो लोहे से भी मजबूत है, मेटल से भी ज्यादा मजबूती देते हैं, और ये भी हमें किसने दिए हैं, केमिस्ट्री ने. तो आपको सिर्फ ये टॉपिक जिंदगी में एक बार पढ़ना है और छोड़ देना है, इस पर कोई सवाल नहीं आएगा. तो ये छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. एक बार आपने पढ़ना चाहिए. हाँ, इस टॉपिक में सिर्फ ये जो है ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ड्रग्स और वो किस डिसीज के अगेंस्ट यूज किए जाते हैं. तो इस पर सवाल आते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हैं उतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, आज के दिन हम रुक जाते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे ओरिजिनल चैप्टर मोल कंसेप्ट को और उसके बेसिक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. मतलब सही मायने में हमारा फिजिकल केमिस्ट्री अब कल के लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, धन्यवाद.